इज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले ना एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जैसे आप लोगों के स्कूल में आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप लोगों को रोल नंबर के हिसाब से बैठाया जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जिसका रोल नंबर 1 होता है उसको पहले बैठाया जाता है, जो 2 होता है उसके बाद बैठता है, इस तरीके से बैठाया जाता है। तो वैसे ही ना साइंटिस्ट ने सोचा कि इतने सारे एलिमेंट्स जो आज के टाइम में डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 118 एलिमेंट जो आज के टाइम में डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो उन सभी को एक ना अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाए। मतलब एक कौन सबसे पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, इस तरीके का एक सिंगुलर अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसी को देखते हुए ना पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ना फंडा स्टार्ट हो गया। तो देखिए, देयर आर 115 एलिमेंट नॉन एट प्रेजेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट सेपरेटली। आज के टाइम में ना 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, और 118 एलिमेंट्स के ना प्रॉपर्टी को मतलब सेपरेटली कि कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, कौन सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, तो इन सभी के प्रॉपर्टी को सेपरेटली डिस्कस याद रखना वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का काम है। सो ऑल द एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप इन सच अ वे द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स को ना ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। जैसे आप क्लास, मानिए फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हो, तो आपके क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे केमिस्ट्री में ये चैप्टर में यही पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे होंगे वो फिजिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे होंगे वो हिस्ट्री में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक सर्टेन ग्रुप में डिवाइड किया गया। सेम उसी तरीके से ये जो है ना, जैसे हम लोग इसमें ना एलिमेंट्स को क्या किया गया, एक सर्टेन ग्रुप में डिवाइड किया गया। इससे फ़ायदा क्या है कि आप एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद कर लो, तो आप में उसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। In this way, the study a large number of element is reduced to study of a few group of the element। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो बड़े मतलब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप याद करने से अच्छा है बस एलिमेंट के लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को याद करने से अच्छा है उनके ग्रुप के बारे में आप स्टडी कर लो, उनके ग्रुप को ही आप याद कर लो। यही एक इकलौता रीज़न है जिसके कारण पीरियडिक क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का। और टाइम टू टाइम ये चेंज भी हुआ, इसको ना मॉडर्न भी किया गया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉबर्नियर ट्रेड के हिसाब से देखते हैं कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किस तरीके से किया गया था। इन अर्लियर अटेम्प्ट द एलिमेंट वेयर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जो थे ना, सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया था डॉबर्नियर ट्रेड के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ऑल द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर पुट इन वन ग्रुप कॉल्ड अ फैमिली। जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनका सिमिलर को एक ग्रुप में रखा गया, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, तो उनको फैमिली नाम दिया था। इन द ईयर 1829 की बात करें तो जर्मन केमिस्ट थे डॉबर्नियर। उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट अ सर्टेन एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी एंड कुड पुट देम टुगेदर इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट एच। देखिए, कब की बात है ये, 1829 में एक जर्मन के केमिस्ट थे जिनका नाम था डॉबर्नियर था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सिमिलर एलिमेंट है इनको क्यों ना एक ग्रुप में रखे। तो उन्होंने 3-3 का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, तो फैमिली नाम दिया। जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, तो ट्रेड नाम दिया। ऑल द 3 एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड हैड अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब इस ट्रेड में जितने भी 3 एलिमेंट्स होते तीनों का प्रॉपर्टी सेम रहता था। इन फैक्ट डॉबर्नियर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। डॉबर्नियर का ना जो ये अरेंजमेंट का जो तरीका था उसको अभी भले ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी डॉबर्नियर जो थे ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉबर्नियर ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन बताया था किसी भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में और उसके एटॉमिक मास में। अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड के हिसाब से, डॉबर्नियर के नियमों के हिसाब से, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन। उन्होंने क्या बताया था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो वो अपने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 2 एलिमेंट। देखिए, इनके लॉ के हिसाब से क्या बताया गया था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा
जैसे सपोज हम लोग एक ट्रेड में 3 एलिमेंट्स को लेते हैं, तो पहला और तीसरे का जब आप एटॉमिक मास ऐड करोगे और उसके अर्थमेटिक मीन से मतलब डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो जो भी आपका आएगा ना वो बीच वाले के मास के इक्वल होगा। दिस पॉइंट बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर किया गया था, तो वो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले अल्कली मेटल ग्रुप लिया गया था। अल्कली मेटल ग्रुप में 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थे। ऑल दिस एलिमेंट इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या। ये तीनों एलिमेंट्स क्या थे, आपके मेटल थे। All of them react with water to form alkali and hydrogen gas। ये तीनों जो है ना वो किससे रिएक्ट करते थे, आपके वाटर से रिएक्ट करते थे और क्या प्रोड्यूस करते थे आपके, तो अल्कली और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ये तीनों जो है ना इनका वैलेंसी 1 था। तो ड्यू टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ एलिमेंट जो था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनको एक ग्रुप में रखा गया जिनका नाम क्या दिया गया, अल्कली ग्रुप दिया गया और अल्कली मेटल फैमिली दिया गया, और इनको डॉर्बिनियर ट्रेड का पहला फैमिली मेंबर माना गया। तो देखिए एटॉमिक मास जो होता है वो लिथियम का 7 होता है, पोटाशियम का 39 होता है। जब 7 और 39 को ऐड किया गया और डिवाइड बाई 2 किया गया तो 46/2, तो 46/2 जो था वो किसके इक्वल था, 23 किसका मास होता है, तो सोडियम का मास होता है। तो ये पहला तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा आपका अल्कलाइन मेटल लिया गया, अर्थ मेटल का ग्रुप लिया गया जिसमें किसको किसको शामिल किया गया, तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम को रखा गया। ये सारे जो मेटल थे इनका ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल, ये तीनों मेटल थे। द ऑक्साइड ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर, इनके जो ऑक्साइड थे तीनों के वो अल्कलाइन नेचर के थे। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 2, इन तीनों का जो था ना वो वैलेंसी 2 था। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रुप को शामिल किया गया तो हेलोजन ग्रुप को शामिल किया गया। अब हेलोजन ग्रुप का क्या ये था, तो देखिए हेलोजन ग्रुप में 3 हेलोजन लिए गए, एटम लिए गए, जैसे कि 3 हेलोजन के एलिमेंट्स लिए गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे, ये तीनों जो थे वो नन मेटल थे, रिएक्ट कर रहे थे वाटर के साथ और ना एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये तीनों जो थे ना इनका तीनों का वैलेंसी कितना था, 1 था। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने के लिए ना इनके सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इसलिए इनको हेलोजन ग्रुप में रखा गया। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। जब डिवाइड बाई 2 किया गया तो 81.2 आया, जो कि किसके मास के इक्वल था, मतलब अप्रॉक्स था, तो ब्रोमीन के मास का था। लेकिन देखिए ये 3 उन्होंने ट्रेड बनाया, लेकिन 3 से ज़्यादा वो ट्रेड नहीं बना सके। तो लिमिटेशन क्या था उनका, द लिमिटेशन ऑफ डॉर्बिनियर क्लासिफिकेशन वॉज दैट it fail arrange all the non-element to form a trade elements having similar chemical property। डॉर्बिनियर ट्रेड का जो ये था इतना लॉ था, इसको फेल क्यों कर दिया गया, ये इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन ये था कि जो डॉर्बिनियर ट्रेड थे ना सिर्फ 3 ही एलिमेंट 3 ही ग्रुप का जो होता है ना वो ट्रेड बना सके, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सके। नेक्स्ट है हम लोगों का न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन 1864 की बात करें तो न्यूलैंड जो थे ना उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा से फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा करके ठीक है। एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने क्या नोटिस किया ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, तो 8th एलिमेंट से मिलेगा। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने इसका नाम क्या दिया, ऑक्टेव लॉ नाम दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से, न्यूलैंड के ये लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से क्या बोला जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर द रिपीटेशन टू द ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उनके हिसाब से क्या बोला गया कि जो 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी 8वां एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है ना वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर होगा। जिनको जैसे कि ना हम लोग जैसे सारे गामा पादा निसा हम लोग बोलते हैं ना म्यूजिक के 8 टोन्स होते हैं, उसी तरीके से सेम। और हर जो 8वां प्रॉपर्टी होगा वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के सिमिलर, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब का प्रॉपर्टी सेम होगा क्योंकि हाइड्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट कौन है, तो फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, तो फ्लोरीन से मिलेगा। तो ये इन्होंने ना ये
now if we started that lithium was as the first element, we find that the eighth element from it as sodium. देखिए हम लोग अगर लिथियम्स को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो उसका प्रॉपर्टी किसके सिमिलर रहेगा, तो सोडियम के प्रॉपर्टी के बराबर रहेगा आपका. एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से जो प्रॉपर्टी होता है एट्थ एलिमेंट का, जैसे सोडियम का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो बिल्कुल जो होता है लिथियम के प्रॉपर्टी से मिलता है होना चाहिए. तो ये सही भी हुआ है, ऐसा देखने के लिए भी मिला कि लिथियम और सोडियम के प्रॉपर्टीज जो थे वो सिमिलर थे. अगेन इफ वी टेक सोडियम, फिर हम लोग सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो इसका एट प्रॉपर्टी किसके बराबर होगा, तो पोटाशियम के बराबर होगा, पोटाशियम के बराबर होगा. तो ये पाया भी जाने लगा, मतलब सोडियम का जो प्रॉपर्टी था वो पोटाशियम के बराबर पाया भी गया. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो मैग्नीशियम के बराबर होता है. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से जो प्रॉपर्टी होगा एट्थ एलिमेंट का मैग्नीशियम का वो बराबर होना चाहिए बेरिलियम के. तो ऐसा पाया गया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थे, लेकिन फिर अगर हमने मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट लिया तो उसका जो एट प्रॉपर्टी था, एट जो था ना मतलब कैल्शियम, तो उससे मिल रहा था. तो ये कई हद तक ये सही भी हुआ. न्यूलैंड कुड क्लासीफाई ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस वे. न्यूलैंड जो है ना, ये जो एलिमेंट्स का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एट प्रॉपर्टी के बराबर होगा, ये कहाँ तक क्लासीफाई कर पाए, तो सिर्फ कैल्शियम तक कर पाए. कैल्शियम के बाद वो क्लासीफाई नहीं हो पाए. एज मोर एंड मोर न्यू एलिमेंट्स वे आर डिस्कवर्ड, दे कुड नॉट बी फिटेड इनटू द ऑक्टेव स्ट्रक्चर. नए नए जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो ऑक्टेव के स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहे थे. न्यूलैंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड का जो ये क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बेस्ड था. हाउएवर गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट देयर इज सम सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड रिपीटेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. लेकिन न्यूलैंड के जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, इससे एक बात तो क्लियर हो गया था कि एलिमेंट्स के बीच में ना ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, जो उनको बार बार उनके प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ना, उसके फेल होने के मतलब उसका कुछ लिमिटेशन था. सबसे पहला लिमिटेशन क्या था, Newland law of octave was applicable to classifications of element up to calcium only. न्यूलैंड का ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, ये मतलब कितना कहाँ तक मान्य था, तो सिर्फ कैल्शियम तक था. कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया आपका. आफ्टर कैल्शियम के बाद हर एलिमेंट जो होता है वो अपने प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर नहीं शो करता अपने फर्स्ट एलिमेंट से. दस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट ओनली. तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूलैंड जो ऑफ ऑक्टेव है ना वो किस पे मतलब ये था फायदा कारक था, तो सिर्फ लाइटर एलिमेंट पे था. न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड डिस्कवर इन द फ्यूचर. न्यूलैंड जो थे ना, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया था, इस बात को उन्होंने बताया था कि ना सिर्फ जो होता है कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में, 56 एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन बाद में जो होता है कोई भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा. लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया है, नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया जो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बिल्कुल भी फिट नहीं खाते. इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इन टू हिज टेबल, न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट टुगेदर इन वन स्लॉट एंड द टू इन द कॉलम अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को उन्होंने वेरीफाई करने के लिए कभी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है, जबकि दोनों के प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अलग था. जैसे कि आपका कोबाल्ट निकल के साथ उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया, आपका क्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्या एक ही स्लॉट में रख दिया. तो ये सब जो है ना, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो टोटली डिफरेंट है. बिफोर वी डिस्कस, प्लीज नोट दैट डॉबर्नियर ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ऑक्टेव. देखिए आगे पढ़ने से पहले ना एक बात याद रखिएगा, हमने जो डॉबर्नियर ट्रेड पढ़ा था ना वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बिल्कुल सूट करता था. जैसे सेकेंड एलिमेंट हम लोग न्यूलैंड का ले लेते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला ले लेते, तो ये डॉबर्नियर ट्रेड पे फिट बैठते थे. An important discussion. Before we discuss Mendeleev periodic table, the modern long form periodic table of the element, we should know the meaning of periodic table. अब Mendeleev periodic table के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये periodic table होता क्या है वो देख लीजिए.
द पीरियडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर इन सच अ वे दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द वर्टिकल कॉलम और अ ग्रुप। देखिए पीरियडिक टेबल क्या होता है, पीरियडिक टेबल एक चार्ट होता है जिसमें जो ये बात को शो करता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं उनको सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में रखा जाए। इट इज कॉल्ड periodic because the elements having similar property are repeated after a certain interval or period and it is called table because it is arranged in the tabular form। देखिए इसको पीरियडिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्टेन एलिमेंट जो होते हैं ना जिनके सेम प्रॉपर्टी होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। टू द मेंडलीव के हिसाब से पीरियडिक टेबल में कुछ हॉरिजेंटल रॉ और रॉ होते हैं एलिमेंट्स के जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप बोलते हैं। अब मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो था ना वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से था, तो चलिए देखिए उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो होता है वो केमिकली काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाता है और हाइड्राइड बनाता है। तो एलिमेंट जो होते हैं जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड और हाइड्राइड्स वगैरह फॉर्म करते हैं, तो उनको एक ग्रुप में अरेंज किया गया था। इफ़ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट जो होते हैं जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उनके जनरल फार्मूला को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे Li2O हो गया, लिथियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड हो गया, तो इनके आगे के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम लोग आर मान लेते हैं। जैसे R2 ऑक्साइड, तो ये कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है आपका, सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है। जिनके भी एलिमेंट्स के जो होते हैं ना जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर हाइड्राइड बनाते हैं उनके आगे के लगाया जाता था, जैसे लिथियम हाइड्राइड तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, KH लिख देंगे। जैसे सोडियम हाइड्राइड तो इसके आगे क्या लिख देंगे, KH लिख देंगे। तो इस तरीके से अरेंज किया जाता था। मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्मुलेटेड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर देयर क्लासिफिकेशन टू फॉर्म अ पीरियडिक टेबल। मेंडलीव को ये जो फॉर्मूला था ऑक्साइड और हाइड्राइड का ये पीरियडिक टेबल से ही आया उनको। सो द मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो होता है वो हम लोग जनरल फार्मूला बोलते हैं ऑक्साइड और हाइड्राइड का, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फार्मूला बोलते हैं। और इसी चीज़ को माइंड में रख के जो होता है ना हम लोग मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में स्टडी करें।